जब मैं अपनी मॉम की गाड़ी में बैठ रही थी तो मैंने अपने भाई को किसी की तरफ घूरते हुए देखा। वो सड़क की दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रही थी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि वो पेड़ के पीछे से हमें घूर रहा है। यमी, आओ चले बेटे। मेरी मॉम की आवाज से मेरा ध्यान वहां से हटा। स्कूल से लौटते हुए हमारी मॉम ने बताया कि वो डैड को लेने एयरपोर्ट जाएंगी। उन्हें 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा और वो चाहती हैं कि हम घर पर ही रहें। इतने कम समय में मैं तुम्हारे बेबी सिटर से बात नहीं कर पाई, इसलिए कि मैं आज तुम्हें घर का मुखिया बनना होगा। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो मेरी प्यारी बेटी? हाँ माँ, मैं अपना और चार्ली का ख्याल रखूंगी। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात, तुम बहुत समझदार हो। घर पहुंचने के बाद मॉम ने हमारे लिए कुछ स्नैक्स निकाल दिए और डैड को लेने चली गई। हमारे घर का दरवाजे पर पासवर्ड लॉकिंग सिस्टम था, इसलिए जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया पूरा घर अपने आप बंद हो गया। मेरे भाई चार्ली सोफे पर बैठकर कार्टून देख रहा था। मैं जमीन पर बैठी थी और ड्राइंग बना रही थी कि तभी मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, एक डर कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने मुझे डरा दिया। सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था कि तभी चार्ली ने फुसफुसा कर कहा, क्या तुम उसे देख सकती हो? क्या? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा। मैं उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। स्ट्रीट लाइट पागलों की तरह टिमटिमा रही थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लंबे कद का आदमी खड़ा था जिसने काला सूट और टाई पहनी हुई थी। उसने अपना सर नीचे रखा हुआ था, जिस वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो इतना लंबा था कि उसका सर स्ट्रीट लाइट तक पहुंचने में बस कुछ ही इंच दूर था। उसकी बाजू में दोनों तरफ से लटक रही थी और उसकी लंबी लंबी उंगलियां थी। उसके हाथ घुटनों से नीचे तक आ रहे थे। क्या ये वही आदमी है जिसे हमने स्कूल के बाहर देखा था? हाँ, चार्ली ठीक कह रहा था। ये वही आदमी था जो दोपहर में हमारे स्कूल के बाहर था। तो इसका मतलब है कि हमारा पीछा करते करते घर तक आ गया था। उसके और पास से देखने के लिए मैंने दूरबीन निकाली। उसका चेहरा अभी भी नीचे ही था और मैंने उसकी एक झलक देखी। मैं डर के मारे खिड़की से दूर हो गई। मेरे हाथ से दूरबीन छूटकर जमीन पर गिर गई। मैंने अपने भाई की तरफ देखा, वो भी डर के मारे एक जगह जमकर बैठा था। हमें 911 पर फोन करना होगा। मैंने घर का फोन उठाया और 911 डायल किया। मैंने एक बार दोबारा मुड़कर खिड़की की तरफ देखा और वो आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। वो हमारे घर के करीब आ रहा था। 911, आपकी इमरजेंसी क्या है? कोई मेरा और मेरे भाई के स्कूल से पीछा करते करते हमारे घर तक आ गया है और अब हमारे घर के बाहर है। ठीक है, शांत हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? किमी। वो हमारे घर की खिड़की की तरफ देख रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं किमी? हमारी मॉम डैड को एयरपोर्ट से लेने गई है। घर पर सिर्फ मैं और मेरा भाई हैं। ठीक है किमी, मेरे साथ लाइन पर रहना। जल्द ही तुम्हारे मदद के लिए कोई पहुंच जाएगा। प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे डर लग रहा है। मैं पूरे कॉल के दौरान लगातार खिड़की से बाहर देखती रही और जितनी बार भी मैं देखती वो आदमी हमारे घर के और करीब आ जाता। किमी, क्या तुम बता सकती हो कि वो आदमी कैसे दिखता है? उसका कोई चेहरा नहीं है और वो लंबा है, बहुत लंबा। वो हमें डरा रहा है। प्लीज हमारी मदद करो। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और मेरा दिल दहल गया। बिना चेहरे का वो आदमी गायब हो गया था। आखिर वो गया कहाँ? किमी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं उसे देख नहीं पा रही। मुझे लगता है कि वो छुपा हुआ है। ओह गॉड! मैं रोने लगी। उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल की थी और मेरा भाई 9 साल का। चार्ली किसी खिलौने की तरह सोफे के एक अंत पर सिर्फ सिकुड़ के बैठा था। नहीं वो हिला, ना कुछ कहा। तभी मुझे दरवाजे पर खटखट सुनाई दी। किमी, क्या हो रहा है? वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। खटखट जल्दी ही जोर धमाकों में बदल गई। वो आदमी जो भी था वो बाहर खड़े होकर अंदर आने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। पुलिस जल्द ही पहुंचने वाली है किमी। अपने भाई को अपने साथ रखो और बाथरूम में चली जाओ। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और तब तक बाहर मत आना जब तक। लेकिन इससे पहले कि ऑपरेटर अपनी बात पूरी कर पाता, एक बड़ा सा पत्थर लिविंग रूम की खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आया। कांच तोड़ते हुए वो जमीन पर लुढ़क गया। ओह माय गॉड! उसने खिड़की का कांच तोड़ दिया है। मैं अपने भाई की तरफ भागी जिसने अब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों चिल्लाने लगे। और फिर मैंने खिड़की के ऊपर एक हाथ आता हुआ देखा। उसकी उंगलियां काफी बड़ी और सिकड़ी हुई थी। धीरे धीरे लंबी टांगे और फिर एक बहुत ही विशाल शरीर हमारे घर की टूटी हुई खिड़की से अंदर आने लगा। बिना चेहरे का वो आदमी अब हमारे लिविंग रूम के अंदर था। उसका सर हमारे घर की सीलिंग से पड़ा था, इस वजह से वो नीचे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी बाहें हमारी तरफ बढ़ाई और अपने हाथ से हमारा चेहरा ढक दिया।
धुंधली नजर और डर की भावना ने मुझ पर कब्जा कर लिया। मेरी नजरों के सामने आई हर चीज पर अंधेरा छा गया। हेलो किमी, क्या तुम ठीक हो? हेलो, क्या वहां कोई है? अब मैं ठीक हूँ। बिना चेहरे वाला आदमी अब हमारा दोस्त है। वो बस हमारे साथ खेलना चाहता है। वो कहाँ है? अब ये मेरे साथ है, चिंता मत करो, मैं इन्हें सुरक्षित रखूंगा। हेलो सर, ऐसा मत कीजिए, उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। नहीं, मुझे बच्चे पसंद हैं। अब मुझे वापस से उनके साथ खेलने जाना चाहिए। जो कहानी अभी आपने देखी वो 911 पर आए हुए एक भयानक कॉल पर आधारित है। इस कॉल में एक छोटी लड़की की आवाज सुनी जा सकती है जो मदद मांग रही है। वो एक आदमी के बारे में बात करती है जिसने उसका और उसके भाई का स्कूल से पीछा किया। उस आदमी के बारे में बात करते करते बीच में ही आवाज चली जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो स्लेंडरमैन की बात कर रही है। लेकिन तुम इसे अपने नए घर में क्यों लेके जाना चाहती हो? क्योंकि उसकी सिर्फ यही निशानी मेरे पास रह गई है मॉम। जेनी, तुम ये समझना होगा कि जिम तुम्हारे लिए कभी एक अच्छा लड़का नहीं था। मैं समझती हूँ कि उसकी मौत की खबर बहुत दुख देने वाली है, लेकिन आखिरकार तुम्हें एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है डार्लिंग। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने अपनी गाड़ी में आखिरी डब्बा रखा और वहां से चली गई। मेरी मॉम चिंता से भरा चेहरा लेकर आंगन में खड़ी रही। मुझे इसके लिए उनसे लड़ना ही पड़ा। मैं बस इतना ही तो कर रही हूँ कि अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड का दिया हुआ शीशा नए घर में अपने साथ ले जा रही हूँ। तो क्या हुआ अगर वो बाकी उससे थोड़ा अलग था? तो मैं उससे प्यार करती थी और वो मुझसे प्यार करता था, शायद थोड़ा ज्यादा ही, लेकिन फिर भी वो प्यार ही तो है ना? मैंने अपने सभी दोस्तों से बात करना छोड़ दिया क्योंकि वो भी जिम को नापसंद करते थे। उनका कहना था कि वो मेरे लिए पागल था, लेकिन वो नहीं जानते कि कैसे वो मेरे बीमार होने पर मेरे लिए खाना बनाया करता था। वो इस तरह मेरा ख्याल रखता जैसे मैं उसकी रानी हूँ। कौन जानता था कि घर में भयानक आग लगने के कारण मैं उसे खो दूंगी। उस एक रात मैं अपने मॉम डैड के साथ डिनर के लिए गई थी और सब कुछ बदल गया। जिम मुझसे नाराज था क्योंकि मैंने उससे ऊपर अपने परिवार को चुना था। मेरा मतलब है कि मैं समझती हूँ, ठीक है, वो ये नहीं सह सकता था कि मैं उसके ऊपर से ज्यादा ध्यान हटाकर किसी और को वक्त दूं। कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन मैं मैनेज कर रही थी। उसे मरने की क्या जरूरत थी? मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और सामान उतारा। मैंने अकेले रहने के लिए ये घर किराए पर लिया था। कागज में लिपटे हुए शीशे को मैं सीधे अपने कमरे में ले गई। मैं सीधे उसे अपने बिस्तर के साइड वाली दीवार पर लगा देती हूँ। एक बहुत ही बड़ा शीशा था। जिम ये एक यार्ड सेल से मेरे लिए खरीद कर लाया था। मुझे फौरन इसके डिजाइन से प्यार हो गया था और फिर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं अपना सर धो रही थी जब मैंने किसी को अपने कान में फुसफुसाते हुए सुना, जेनी। मैं फौरन डर के मारे अपनी आंखें खोलती हूँ। मेरे बाथरूम में कोई भी नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये जिम है। अक्सर नहाते हुए वो अंदर आया जाया करता था। ये उसका तरीका था बताने का कि वो मुझसे एक सेकंड भी दूर नहीं रह सकता। मैंने खुद को शांत किया और फिर तुरंत ही शॉवर से बाहर आ गई। बाहर आते हुए मेरी नजरों ने सीधे शीशे की तरफ देखा। मैंने उसमें किसी की परछाई देखी। अचानक मेरे बेडरूम की लाइट झिलमिलाने लगी। मेरे पास मैं धीरे धीरे शीशे की तरफ गई। जब उसके सामने जाकर खड़ी हुई तो ना चाहते हुए भी मेरी नजर अपनी चमकती हुई त्वचा पर गई। मुझे हमेशा से ही चेहरे पर दाने हो जाया करते थे, जिस वजह से चेहरे पर बहुत निशान भी थे, लेकिन अब चमक के सिवाय गालों पर और कुछ नहीं था। मैं खुद ब खुद शीशे के सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अपने गालों को सहलाते हुए कहा, वाओ, सो ब्यूटीफुल। मेरे हाथों ने अपने आप ही कंघी उठाई और अपने बालों को सुलझाने लगी। मैं शीशे के आगे बैठकर अपने बाल बनाने लगी। मैं खुद को देख रही थी। मेरी आंखें कभी इतनी बड़ी नहीं लगती थी, वो बिल्कुल स्थिर हो चुकी थी। मेरी परछाई मुझे ऐसे दिख रही थी जैसे दूसरी तरफ भी कोई इंसान बैठा हो। जैसे ही मैंने अपनी रेशमी बालों को छुआ, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कंघी कभी इतनी आराम से नहीं हो पाती थी। गॉड, मैं आज से पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। किसी ने फिर से फुसफुसाया और कहा, अपनी नजरें मत हटाना जेनी। और मैं नजरें नहीं हटा पाई। मिनट घंटों में बदल गए, लेकिन मैं अभी भी उसी तरह बैठी रही। शीशे में घूरती रही, अपने बालों को मुस्कुराते हुए सहलाती हुई। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे हाथ दर्द करने लगे। मेरी आंखों से पानी निकलने लगा, लेकिन मेरे खुद पर कोई बस नहीं चल रहा था। एक बार भी मैं अपनी आंखें नहीं झपका पाई।
मैंने अपने फोन के बजने की आवाज सुनी। वो शायद मेरी मॉम थी, लेकिन अब मैं पलट कर देख नहीं सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ खुद को ही देख सकती हूँ। 4 से 5 बार फोन बजा और उसके बाद शांति छा गई। बहुत देर पहले ही सूरज ढल चुका था। मेरा कमरा अंधेरे से भर गया था। झिलमिलाती हुई लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। मैं बस अकेले ही अपने बालों पर कंघी करती रही। मैं कीड़ों और उल्लुओं की आवाज सुन सकती थी, जैसे वो मुझे बता रहे हो कि दिन ढल कर रात हो गई। लेकिन मैं अब तक उठ नहीं पाई। मेरा हाथ दर्द करने लगा था, लेकिन जब जब भी मैं हार मानने के बारे में सोचती तो शीशे से मुझसे आवाज आने लगती, जेनी, मुड़कर मत देखना। मैं नहीं जानती कि मैं कितनी देर तक इसी तरह बैठी रही, लेकिन मैं मुख्य द्वार खुलने की आवाज सुनती हूँ। जेनी, जेनी, कहाँ हो तुम? वो मेरी मॉम थी। उनके पैरों की आवाज से मैं अंदाजा लगा सकती थी कि वो ऊपर आ रही हैं। जेनी, कितने हफ्ते बीत गए हैं, तुम मेरा फोन का जवाब ही नहीं दे रही, और तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? हे भगवान, ये गंदी बदबू किस चीज की है? जैन, जैन, तुम मुझे डरा रही हो। जेनी, क्या तुम? 23 साल की लड़की जेनी बारकर आज दोपहर अपने घर में मरी हुई पाई गई। जेनी के बॉयफ्रेंड की हादसे में हुई मृत्यु के बाद से वो इस नए घर में शिफ्ट हुई थी। उसने अपनी माँ से बहस की और नए घर में रहकर थोड़ा वक्त अकेले रहने की मांग की। जेनी की माँ को अपनी बेटी की चिंता थी, लेकिन उन्होंने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। वो चाहती थी कि जेनी थोड़ा वक्त अकेले बिता लेगी तो बेहतर महसूस करेगी। हालांकि उन्होंने जेनी के नए घर में पहले दिन उसे फोन किया था, लेकिन जेनी ने कभी फोन नहीं उठाया। ये सोच कर कि उनकी बेटी अब तक नाराज है, उन्होंने उसका फोन का इंतजार किया। लेकिन हफ्ते बीत गए, लेकिन जेनी का फोन कभी नहीं आया। ये देखते हुए एक माँ को चिंता होने लगी और आज दोपहर वो उससे मिलने आ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी के कमरे में कदम रखा, उन्हें सड़ने की बदबू आने लगी। लाइट जलाने पर उन्होंने एक खौफनाक मंजर अपने सामने देखा। उनकी जवान बेटी जा चुकी थी। उसका बेजान शरीर शीशे के आगे बैठा हुआ पाया गया। जेनी की मां का कहना है कि यह शीशा उनकी बेटी के मरे हुए बॉयफ्रेंड का था। जेनी का शरीर पर अब भी चोट के निशान नहीं था। देखने से ऐसा लगता है कि जेनी भूख के मारे मर गई। उसकी लाश को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया और उम्मीद की जा रही है कि कोई सही वजह सामने निकल कर आएगी। मेरी रूममेट और मैंने एक सुरक्षित पड़ोस में छोटा सा घर किराए पर ले लिया। हम कॉलेज में थे और पार्ट टाइम नौकरी से हम इतना नहीं कमा पाते थे कि आरामदायक जिंदगी जी सके। तो इस घर में 2 बेडरूम थे, एक घर की शुरुआत में और दूसरा पीछे की तरफ। पीछे वाला कमरा मेरा था क्योंकि जेना ने उसे लेने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि बेडरूम के बाहर का जंगल देखकर उसे डर लगता था। मैं इतनी जल्दी डरती नहीं थी, इसलिए मैंने खुशी खुशी मान लिया। दिसंबर का महीना था और एक रात मैं अपने बिस्तर पर धुत होकर सो रही थी। जेना अपने कमरे में परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बाहर बहुत तेज बर्फ गिर रही थी। मुझे ये नहीं याद कि मेरी आंख क्यों खुली, लेकिन हाँ, मेरा ध्यान सीधे खिड़की की तरफ गया जहां से जंगल दिखता था। मैंने कभी पर्दा नहीं लगाई क्योंकि मुझे खिड़की से कमरे में आती हुई चांद की रोशनी अच्छी लगती थी। उस चांदनी में मैंने एक आदमी को कमरे के अंदर झांकते हुए देखा। मैंने अपनी नींद से भरी हुई आंखों को मसला और बिस्तर पर बैठ गई। तभी मैंने उस आदमी को साइड हटकर अंधेरे में गायब होते हुए देखा। मैं ये सोचकर 1 मिनट के लिए हैरान ही रह गई कि कोई मेरी खिड़की से मुझे देख रहा था। मैंने जेना को इस बारे में बताया, लेकिन उसने कहा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन जैसा जैसे वक्त बीतता गया, चीजें और खराब होती गई। अब वो हर रात मेरी खिड़की पर आता है। उसे लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो वहां है। उसे लगता है कि वो चालाक है, लेकिन मैं उसे देखती हूँ। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। जब वो मुझे पकड़ लेता है तो मैं किसी पत्थर की तरह जम जाती हूँ। मेरे दिल की धड़कन दौड़ने लगती है, मैं पसीने पसीने होने लगती हूँ, मेरा खून ठंडा पड़ जाता है, लेकिन मैं 1 इंच भी नहीं हिलती। कभी कभी वो अपना हाथ खिड़की पर रख देता है। उसकी सांस से कांच पर ओस जम जाती है। कभी कभी मैं उसे रोते हुए सुनती हूँ। उसके इरादे ठीक नहीं है। मैं ये जानती हूँ ये आदमी गलत है, ये आदमी नीच है, ये आदमी मेरा खून चाहता है, वो मुझे मारना चाहता है। मुझे पता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उसकी फुसफुसाहट सुननी शुरू कर दी। वो इतनी धीमी थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं जानती थी कि कोई आवाज हो रही है। मुझे उसकी आवाज में शैतानी इरादे सुनाई देते थे। ये सब मुझे डरा देता था और मुझे डरना पसंद नहीं। कुछ तो करना ही होगा।
पिछली रात मैंने हमारे किचन से एक चाकू उठा लिया और उसे बेडरूम में ले आई। मैंने उसे अपने तकिए के नीचे छुपा लिया और रजाई लेकर आंखें बंद कर ली। मैं सुनने लगी, इंतजार करने लगी। वो मेरी खिड़की पर आया, उसने अपना हाथ खिड़की के कांच पर रखा और वो रोने लगा। फिर मैंने अपनी खिड़की के खुलने की आवाज सुनी। उसने अपना पैर मेरे कमरे में रखा। वो मेरी अलमारी की तरफ गया और उसने मेरे कपड़े छुए। उसने अपने लिए एक कुर्सी खींची, उस पर बैठा और मुझे देखता रहा। मैं इंतजार करती रही। इस बार उसने लोरी गाना शुरू कर दिया। You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, रोते रोते कमरे में इधर उधर घूमने लगा। वो मेरे बिस्तर के साइड पर आया, झुका और उसने मेरे गाल पर चूमा। मैंने तकिए के नीचे से चाकू कसकर पकड़ लिया। तभी मैंने अपने कमरे के बाहर से पैरों की आवाज आती हुई सुनी। ओह माय गॉड, ये पक्का जेना होगी। नहीं जेना, नहीं, अभी कमरे में मत आना। वो आदमी वहां से भागा और खिड़की से बाहर कूद गया। जेना अंदर आई और मैं रोने लगी। पुलिस, पुलिस को फोन करो, तुम बस पुलिस को फोन करो प्लीज। पुलिस ने घर के आसपास के एरिया की तलाशी की। उन्हें मेरे कमरे की खिड़की के ठीक बगल में किसी के पैरों के निशान दिखे, लेकिन किसी घुसपैठ के आने का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने अगली 3 रातों तक उस जगह की पहरेदारी की। उन रातों में कुछ नहीं हुआ और मुझे लगा कि वो आदमी आखिरकार जा चुका है। शायद वो डर गया होगा। 3 दिन बाद हम फिर से अकेले हो गए। अपनी सुरक्षा के लिए जेना ने मुझे खिड़की के पास एक कैमरा लगाने को कहा, ताकि अगर वो आदमी दोबारा वापस आए तो हम उसे पहचान सके। पिछले वीकेंड पर जेना घर पर नहीं थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रुक गई थी। मैं बस अभी घर पहुंची ही थी और बाथरूम में शावर ले रही थी। मैं थकी हुई थी और अपना सारा तनाव गर्म पानी से नहाकर दूर करना चाहती थी। मैं बहुत आराम से नहा रही थी कि तभी मैंने क्लिक की आवाज सुनी। मैंने अपनी आंखें खोली और किसी ने मेरी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया था। मैं बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर निकल आई। मैं सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो आदमी वापस आ गया और उसने नहाते हुए मेरी तस्वीरें ली। मुझे उस वक्त बहुत ही गंदा और साथ ही साथ डरा हुआ महसूस हुआ। मैंने 911 पर फोन मिला दिया और अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैंने अपने कमरे की सभी लाइट्स बंद कर दी। पहले 10 सेकंड सब शांत था, फिर मुझे पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन आवाज तेज थी और आवाज खिड़की से आ रही थी। मैंने डरते हुए देखा और आदमी मेरे कमरे के बाहर तक आकर खिड़की पर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ कांच पर रखा और कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। कुछ सेकंड्स तक तो उससे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर उसने मुझे ढूंढ लिया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुराया। दरवाजा खोलो ताकि मैं तुम्हें सुला सकूं। उसने पहली बार मुझे सीधे सीधे बात की थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहती थी, लेकिन मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। वो खिड़की पर खड़ा होकर फिर से लोरी गाने लगा। You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. मुझे नहीं याद कि ये सब कितनी देर तक चला, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि मैं डर की वजह से बेहोश होकर गिर गई। पुलिस ने मुझे बाद में बताया कि मैं सदमे से बेहोश हो गई। उन्होंने मुझे मेरे कमरे में गिरा हुआ पाया। वो आदमी जा चुका था, लेकिन उन्हें कैमरा से फुटेज मिल गई थी। वो एक शादीशुदा आदमी था जिसका खुद का एक परिवार था। उसे रोजाना देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो पागल था। अब मैंने अपना घर बदल लिया है और अब मैं हमेशा अपने घर को ताला लगाकर सोती हूँ और पर्दे भी।
ये कहानी जो आपने देखी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक आदमी घर के बाहर घूम रहा है। उसका बर्ताव कुछ अजीब सा है और वो धीरे धीरे खिड़की के पास आ रहा है। यहाँ तक कि वो रुक कर घर के अंदर झांकने की भी कोशिश करता है। वो देखना चाहता है कि घर में क्या हो रहा है। बाद में पता चला कि 49 साल का आदमी है जिसका नाम है रॉबर्ट किसिन। इस पर एक 24 साल की लड़की का पीछा करने और हडसन विस्पर बने उस लड़की के घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए देखा गया। सिसिना पर उस लड़की के घर के आसपास घूमने और दाखिल देने के चार्जेस लगे। मार्च का महीना आते आते हडसन पुलिस के पास इसी तरह के 13 और केसेस दर्ज किए गए, जहां पर लड़कियों का कहना था कि एक आदमी उनके घर की दहलीज पर आकर खिड़की से उन्हें झांकता है। एक पुलिस वाले ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 12 मार्च की कैमरा फुटेज में उन्होंने एक आदमी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे उसको एक महिला के घर की खिड़की के बाहर आकर झांकते हुए देखा और उसे घर के अंदर का नजारा मिल सके कि उसने कोशिश करी। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार सिसिना पर 2 टेम्पररी रिस्ट्रेन ऑर्डर जारी किए गए, एक महिला के लिए और दूसरा एक नाबालिग बच्ची के लिए जो लोकस स्ट्रीट ड्यूप्लेक्स के ऊपर वाले माले पर रहती थी।